सेठ रामदास अपने लालची और नाकारा बेटे दिनेश से बहुत गुस्सा था। दिनेश कोई काम तो नहीं करता था और अय्याशी में और जुगार में अपने बाप के सारे पैसे उड़ाता रहता था। इसी बात से सेठ रामदास और दिनेश के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। दिनेश को अपने पिताजी के बंगलो नंबर 22 उसके लिए बहुत लालच थी। वो अपने पिताजी से अक्सर उस बंगलों को अपने नाम कराने के लिए झगड़ता था, पर सेठ नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उस बंगलों के ऊपर राज करे। एक दिन ये झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि दिनेश ने सेठ रामदास के ऊपर हाथ उठा दिया और इसी हाथापाई में दिनेश ने अपने पिता को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया। सीढ़ियों से गिरकर सेठ रामदास की मौत हो गई। दिनेश डर गया और उसने अपने आप को बचाने के लिए एक चाल चली। दिनेश ने पहले एम्बुलेंस को कॉल किया और बाद में पुलिस को, और कहा कि मेरे पिताजी सेठ रामदास सीढ़ियों से गिर गए हैं और उनकी मौत हो गई है। पुलिस बंगलों पे आती है और जांच शुरू करती है, पर दिनेश जानता था कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा, और वैसा ही होता है। क्या करूं? दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अब तो एक ही रास्ता बचता है। क्यों ना सुसाइड कर लूं? मैं फांसी पर ही लटक जाता हूं। जैसे ही पुलिस दिनेश को गिरफ्तार करने के लिए वहां पे आती है, वो एक रस्सी से फांसी का फंदा बनाता है और पुलिस को धमकाता है कि अगर वो उसे गिरफ्तार करेगी तो वो खुदकुशी कर लेगा। दिनेश फंदा अपने गले में डालता है और कहता है कि मैंने अपने पिताजी को नहीं मारा, ये बंगलो मेरा है और मेरा ही रहेगा। उतने में ही दिनेश को अपने पैरों में किसी के छूने का एहसास होता है। अगले ही पल उसके पैरों को कोई खींच लेता है। दिनेश फांसी के फंदे पे लटक जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अगर एक पल के लिए सोचे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया, पर वहाँ रहने वाले लोग जानते थे, उनके मन में डर पैदा हो गया था। कोई उस बंगलों के आसपास जाना भी नहीं चाहता था। वहाँ के लोग कहते थे कि दिन में शांत सा लगने वाला बंगला रात को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। आखिर कुछ साल बाद उस बंगले को ऑप्शन में बेचने के लिए रखा गया। सबसे ऊंची बोली विरल ने लगाई थी। विरल अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के काम से वहाँ गांव में रहने आया था। उसे उस बंगले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। विरल अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ वहाँ रहने आया। गांव के लोगों ने विरल को समझाया कि रहने से पहले वहाँ एक बार पूजा पाठ करवा लो, लेकिन विरल इन सब में नहीं मानता, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि वहाँ के लोग उस बंगलों के बारे में अफवाह उड़ा के उस प्रॉपर्टी की कीमत घटाना चाहते हैं। और कुछ दिन बाद वो वहाँ रहना शुरू कर देता है। 2 दिन बाद एक रात को विरल पानी पीने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसका ध्यान एक आदमी की परछाई ऊपर पड़ता है। वो लाइट ऑन करता है तो उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि उसे भ्रम हुआ है। अगली रात वो फिर से वहाँ चेक करने आता है, पर इस बार उसे अपनी बेटियों के कमरे में अंदर जाते हुए कुछ दिखाई देता है। वो दौड़ता हुआ अपनी बेटियों के कमरे में जाता है, पर अंदर उसकी बेटियों के अलावा कोई नहीं होता। वो खिड़की और कमरे की सारी तलाशी लेता है, क्या पता कोई रास्ता हो, पर वैसा उसे कुछ भी नहीं मिलता। विरल अब एक और रात का इंतजार करने लगता है। दूसरी रात वो सीढ़ियों के पास छुप कर बैठ जाता है। उसे अचानक से अपनी बेटियों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागते हुए कमरे के अंदर जाता है और वहाँ नज़ारा देख के उसके होठ उठ जाते हैं। Oh my God. बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। विरल की बेटी अब मर चुकी है। Oh God.
दूसरे दिन पुलिस वहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए आई। पुलिस का कहना है कि विरल की बेटी को चोट लगी है और उसकी हत्या गला दबाने से की गई है। पुलिस को विरल पे पूरा शक जाता है और उसकी बड़ी बेटी के बयान की वजह से विरल को तब गिरफ्तार नहीं किया जाता। विरल की पत्नी विरल को समझाती है कि तुरंत इस बंगले को खाली करके यहाँ से निकल चलते हैं, पर विरल पहले ही बंगले खरीदने के चक्कर में अपने बहुत से पैसे खर्च कर चुका है। वो अपनी पत्नी को मनाता है कि बस कुछ दिन और यहाँ रुक जाते हैं, जैसे पैसे का बंदोबस्त होगा नया घर लेके यहाँ से चले जाएंगे। पर हकीकत में विरल नहीं चाहता था कि गांव वाले बात को बढ़ा के उसकी प्रॉपर्टी की कीमत कम करवा दे। वो बंगले को नहीं छोड़ना चाहता था। अब विरल अपनी पत्नी और बच्ची के साथ में रहने लगा, अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं रहने देता था। एक रात विरल को एहसास हुआ कि उसके कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। वो रात को उठ के कमरे का दरवाज़ा खोलता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही विरल दरवाज़ा बंद करके पीछे देखता है, अचानक से उसकी पत्नी की आंखें तो विरल को रोकने की कोशिश करती है, पर वो असफल हो जाती है। वो मदद के लिए बाहर भागती है। जब वो गांव के कुछ लोग और पुलिस को लेके आती है तो देखती है कि विरल सीढ़ियों से गिरकर मर चुका है और ऊपर उसकी बेटी की लाश मिली है। पुलिस अपनी जांच में ये कहती है कि विरल ने ही अपनी दोनों बेटियों का खून किया और उसकी पत्नी के पीछे भागते वक्त सीढ़ियों से गिरकर उसकी भी मौत हो गई। विरल की पत्नी अपने भाई के घर चली जाती है। कुछ दिन बाद वो अपने भाई के साथ अपने सामान को लेने फिर से बंगले नंबर 22 पे आती है। अपने सामान को पैक करते वक्त उसे कुछ रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने भाई को रस्सी लेने के लिए बाहर भेजती है। जब उसका भाई रस्सी लेकर वापस आता है तो देखता है विरल की पत्नी की लाश बिल्कुल उसी जगह लटकी मिलती है जिस जगह कभी दिनेश की लाश मिली थी। आज भी बंगलो नंबर 22 खाली पड़ा है और वहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता। अब आप ही बताएं, क्या आप वहाँ रहना चाहोगे?